हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस क्यूबरनेटिस सीरीज़ में हर एक ऑब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेम स्पेस इन क्यूबरनेटिस। तो चलिए इससे पहले डिस्कस करते हैं हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि सर्विसेज क्या होती हैं और सर्विस डिस्कवरी क्या होती है। मींस कि अगर एक पॉड हमारा क्लस्टर के अंदर चल रहा है तो उसको हम लोग बाहर के यूज़र्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और एक जो पॉड अंदर चल रहा है वो अंदर के पॉड से कैसे बात कर सकता है, और उसके लिए जो डीएनएस होता है वो कहाँ फाइंड होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अब तक ये सब समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन सबको मतलब इन पॉड्स को एक अलग से आइसोलेशन इन्वायरमेंट में या एक लॉजिकल सेपरेशन में डाल सकते हैं। कौन कौन सी मल्टी टेनेंट्स की बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, और K9s टूल जो कि क्यूबरनेटिस में बहुत ही पॉपुलर टूल है वो कैसे इस्तेमाल होता है और उसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट होती हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेम स्पेस होता क्या है। नेम स्पेस एक तरीके का मान सकते हैं एक आइसोलेशन सिस्टम है जो कि क्यूबरनेटिस में यूज़ किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट स्पेसेस में रखने के लिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक नेम स्पेस है, ठीक है, जो एक क्यूब सिस्टम है, उसके अंदर मेरे सारे कंट्रोल प्लेन के नोट्स पड़े रहते हैं, ठीक है। उसी तरह मेरे पास एक नेम स्पेस है डिफ़ॉल्ट, जिसमें मैं अपनी रोज़मर्राज वाली जो पॉट्स होते हैं उनको रखता हूँ। एक मेरा नेम स्पेस है प्रॉड, मीन्स प्रोडक्शन, उसमें से प्रोडक्शन के मैं कंपोनेंट्स रखता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट नेम स्पेसेस में रख सकते हैं, जिससे कि अगर कभी भी गलती से भी अगर आपसे कोई पॉड डिलीट हो जाता है किसी भी नेम स्पेस के अंदर, तो वो उस नेम स्पेस का होगा जिसमें आप अभी करंट पे हो। तो इसके लिए आप टेस्टिंग के लिए भी अलग नेम स्पेस बना सकते हैं जिससे कि आपको एरर्स ना हो। इसके अलावा मल्टी टेनेंट्स इन्वायरमेंट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं नेम स्पेसेस को यूज़ करने के लिए। तो सपोज करते हैं कि अगर आपका ये एक क्लस्टर है, ठीक है, मैं इस पे बनाता हूँ, और ये आपका एक नेम स्पेस है क्यूब सिस्टम जिसको मैं के से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा एक नेम स्पेस है डिफ़ॉल्ट, अब मैं इसको डी से लिख रहा हूँ, और ये मेरा एक नेम स्पेस है टेस्टिंग, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जब मैं क्यूब सिस्टम में जाऊँ तब मेरी कुछ ये कॉन्फ़िगरेशंस रहनी चाहिए, ये इनेबल हो जाए, ये मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा। जब मैं अपने डिफ़ॉल्ट में हूँ तब मेरी कुछ ये कॉन्फ़िगरेशंस रहनी चाहिए, तो मैं इसको कैसे इनेबल करूँ। और जब मैं टेस्टिंग में हूँ तब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रहनी चाहिए, ये कैसे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो ये सब होता है मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में। तो हम इन सब को भी समझेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हर नेम स्पेस के अंदर आप अपने कोई भी ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज, पॉलिसीज़, कॉन्फ़िगरेशंस और जितना भी डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास 6 पॉट्स हैं, ठीक है। मेरे पास 6 पॉट्स हैं जिनको मेरे को एक आर बैक लगाना है। आर बैक एक तरीके का रोल बेस एक रोल होता है जिसकी मदद से आप पॉट्स को कुछ पॉलिसीज देते हैं कि आप सिर्फ यही कर सकते हो। अब मैं इस आर बैग को अगर एक सिंगल पॉट पे लगाऊंगा तो इसको करने में मुझे 6 बार लगेंगे। चलिए अभी के लिए तो ठीक है क्योंकि मैं अभी सिर्फ नॉर्मल टेस्टिंग कर रहा हूँ, पर सपोज करें कि यही आपका अगर प्रोडक्शन हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पॉट्स हो सकते हैं, तो क्या आप उन थाउजेंड्स पॉट्स के लिए मैनुअली आर बैग लगाएंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नेम स्पेस बनाएंगे क्लस्टर के अंदर, ठीक है। तो सपोज करते हैं, मैं इसको रब करके थोड़ा सा क्लीन व्यू में दिखा देता हूँ। तो सपोज करते हैं ये मेरा एक क्लस्टर है, ठीक है। ये बॉक्स को एक क्लस्टर मान के चलते हैं। इस बॉक्स के अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू हो, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बॉक्स के अंदर मैंने एक नेम स्पेस बनाया टेस्टिंग, ठीक है। ये मेरा टेस्टिंग है जिसमें मैं सिर्फ टेस्टिंग करूंगा कि जो मेरा प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स हैं वो इस इन्वायरमेंट में चल पा रहे हैं कि नहीं। और मैं जो मेन प्रोडक्शन होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरी का होगा उसे अलग बनाऊंगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स है उसमें मैं हर रिसोर्स, हर पॉलिसी को यहाँ अप्लाई कर दूंगा। सपोज करो मेरे को इन 1000 पॉट्स को कोई आर बैग देना है, तो मैं डायरेक्ट इस नेम स्पेस में इस आर बैग को अप्लाई करूंगा। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मुझे एक एक पॉट पे जाके मैनुअली वो आर बैग को नहीं लगाना होगा। नेम स्पेस में जो प्रॉपर्टीज़ या पॉलिसीज़ या रिसोर्सेज अलाउड होते हैं उन्हीं को शेयर्ड लाइब्रेरीज के थ्रू उन पॉट्स को एक्सेस किया जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं नेम स्पेसेस के, जिसकी मदद से हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से लंबे लंबे स्टेप्स को, जो जैसे कि मैंने आर बैग वाला एग्जांपल दिया, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा हम RBAC क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो है ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट, मींस इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चर्ड वर्कलोड एफिशिएंटली। मींस कि सपोज करें मैंने इस नेम स्पेस को सिर्फ 500 MB की रिसोर्स दे रखी है, एक दूसरा नेम स्पेस है उसको मैंने सिर्फ 1000 MB की या 1 GB की, आप समझ कर सकते हैं 1 GB की मैंने रिसोर्स दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मेरा ये 1 GB भर जाता है तो इसका मतलब मैं उस डेवलपर से कहूँगा कि भाई आपकी ये स्पेस भर चुकी है, तो आप पे जो पुराना डेटा या हिस्ट्री है उसको डिलीट कर दीजिए, देन आप आगे प्रोसीड करें। तो इससे हम उसका कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं कि उसके पास एक लिमिट सेट है कि वो इससे ज़्यादा इसमें डेटा पुट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, कि कैसे आप उसमें CPUs की कितने देने, कितनी मेमोरी देनी है, कितना स्टोरेज पर डेवलपर्स होगा। और इसमें हमने वर्कलोड्स एफिशिएंटली में ये समझा कि हम उसमें कैसे डिफरेंट वर्कलोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अभी RBAC का एग्जांपल दिया कि एक एक पॉट्स को मैनुअली RBAC देने दीजिएगा, आप पूरे एक नेम स्पेस को एक पॉलिसी अटैच कर दीजिए जिससे कि सारे पॉट्स को वो पॉलिसी मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल इन नेम स्पेसेस। इसके अलावा ये बहुत ही ईजी मैनेजमेंट होता है। अभी मैं आपको इसके प्रैक्टिकल कमांड्स दिखाऊंगा। तो उसमें सपोज करा अगर आप लिखते हैं kubectl get pod, ओके, तो उससे आपको अपने नॉर्मल डिफ़ॉल्ट के जो नेम स्पेस हैं उसके पॉट्स मिलते हैं। पर वही अगर आपको अपने प्रॉड नेम स्पेस के अगर पॉट्स चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना होगा -n prod। तो ये बहुत सिमिलर होता है, इसका जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही ईजी होता है। भले ही ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट पॉलिसीज़ को सेटअप करना हो, पर क्योंकि वो सेम क्लस्टर में है तो उसकी वजह से ये बहुत ही सिंपलर होता है। तो ये है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ओके गाइस, तो चलिए एक बार नेम स्पेस को डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो Kubernetes is widely used to orchestrate and manage containerized applications। मीन्स Kubernetes बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑर्केस्ट्रेट और कंटेनराइजेशन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए। इस क्लस्टर में जैसे जैसे पॉड्स जो ग्रो होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये सब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जिस वजह से नेम स्पेस एक बहुत ही अच्छा टूल है उन सबको सेपरेट करने के लिए या ग्रुपिंग करने के लिए। ये तो हमने पहले समझा था। बट अगर आपसे इंटरव्यू में इनसे पूछा जाए कि व्हाट्स द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नेम स्पेस डेफिनेशन, तो आपको बताना होगा नेम स्पेस प्रोवाइड लॉजिकल सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेज ensuring that different teams, projects or environments can coexist with a single Kubernetes cluster without interfering with one another। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Kubernetes आपको प्रोवाइड कराता है एक लॉजिकल सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेज को लॉजिकली, नॉट फिजिकली, मीन्स लॉजिकली कैसे सेपरेट कर सकते हो डिफरेंट टीम्स के बीच में, प्रोजेक्ट्स के बीच में और इन्वायरमेंट्स के बीच में, बिना किसी दूसरे को डिलीट किए हुए। मीन्स दोनों की एग्जिस्टेंस में और एक ही सिंगल क्लस्टर में विदाउट प्रोविजनिंग अनदर क्लस्टर। तो ये हमने समझा कि नेम स्पेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से क्या उसकी डेफिनेशन होती है। फिर हम ये पढ़ चुके हैं कि Kubernetes नेम स्पेस क्या होता है और किस लिए इस्तेमाल होता है। हम ये भी देख चुके हैं कि हमको उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से जो नेम स्पेसेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक Kubernetes क्लस्टर को प्रोविजन कराते हैं तो वो पहले से मिलते हैं। जो सबसे पहला नेम स्पेस होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट। ये नेम स्पेस कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं होता है, लेकिन इसको कोई नाम ना दिया जाए इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। आप जो भी रिसोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, मींस अगर जिसमें आप नेम स्पेस मेंशन नहीं करते हैं तो वो इसी नेम स्पेसेस के अंदर बनते हैं। अगर हमने जब पिछले वीडियोस में जितने भी पॉड्स, रेप्लिका सेट्स या सर्विसेज बनाई थी वो सारी इसी नेम स्पेस में बन रही थी, ठीक है। वो होता है डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा जो हमारा सेकंड नेम स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है वो होता है क्यूब सिस्टम। जितने भी Kubernetes के कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स होते हैं और बाकी Kubernetes के वर्कर नोड जैसे कि क्यूब सिस्टम या क्यूब DNS, कोर DNS, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको इस क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड होता है वो होता है क्यूब पब्लिक। इसके अंदर जो क्लस्टर वाइड पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, मींस जो क्लस्टर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें पब्लिकली एक्सपोज करना होता है, तो उन सारे रिसोर्सेज को जो Kubernetes होता है वो क्यूब पब्लिक के अंदर रखता है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट होता है
वो होता है क्यूब नोड रिलीज, जो कि ट्रैक करता है आपके नोड की हार्ट बीट्स फॉर अवेलेबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि ये जो नेम स्पेस है इसके अंदर कुछ मॉनिटरिंग टूल्स रहते हैं जिससे कि आपको समझ आ पाए कि जो आपके वर्कर नोड्स हैं उनकी जो हेल्थ रेट है, सीपीयू है, यूटिलाइजेशंस हैं, उनमें कितनी स्पेस बाकी है कि नहीं, कि वो और पॉड्स को प्रोविजन कर सकें, या उनमें कैपेसिटी कितनी बची है। तो उन सब का ट्रैक रखने के लिए ये नेम स्पेस रखा जाता है, जिसकी वजह से आप उनको ट्रैक कर सकें। तो ये सब थे कुछ नेम स्पेसेस जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। क्यूबरनेटिस इनको भी इसीलिए इस्तेमाल करता है ताकि अगर आपसे गलती से कोई पॉड डिलीट हो जाए, अगर सपोज कीजिए मैं इन सभी कंपोनेंट्स को डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में डाल दूं और सपोज करें डिफ़ॉल्ट में आपका एक पॉड है, अब आप गलती से कोई नाम गलत टाइप कर दें और अपने पॉड की जगह किसी क्यूबरनेटिस कंपोनेंट के पॉड को डिलीट कर दें, तो उससे हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो पूरा क्रैश हो सकता है, जिस वजह से वो ऐसा स्टेट ना आए। तो क्यूबरनेटिस ने उन सबको आइसोलेट इन्वायरमेंट में दूसरे दूसरे नेम स्पेसेस में रखा हुआ है, जिससे कि आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उनको आपके अलावा और कोई ना देख सके और वो कभी भी डिलीट ना हो सके। तो ये देखिए एक एडवांटेज है जो क्यूबरनेटिस खुद भी यूज़ करता है नेम स्पेसेस का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इनको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी इंपरेटिव कमांड है वो ये है kubectl क्रिएट नेम स्पेस डेव इन्वायरमेंट। ये इसकी एक इंपरेटिव कमांड है, मींस अगर आप डायरेक्ट इस कमांड को लिखेंगे तो आपका जो नेम स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो डिक्लेरेटिव कमांड होती है वो क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है API वर्जन काइंड एंड मेटाडेटा। सिर्फ नेम स्पेस ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हमारे 4 जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें जो पहला API वर्जन है वो है V1, काइंड हमारा नेम स्पेस विथ N कैपिटल, देन मेटा डेटा के अंदर हम अपना नेम देंगे जो कि हमारा नेम स्पेस का नेम होगा, वो है डेमो। तो ये फाइल हमें क्रिएट करनी होगी अगर हमें डिक्लेरेटिव वे से कोई नेम स्पेस बनाना है। इसको डिप्लॉय करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेम स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको इन सभी नेम स्पेस को चेक करना है कि मेरे सिस्टम पे कितने सारे नेम स्पेस हैं, तो उसके लिए आपको कमांड लिखना होगा kubectl get namespaces। तो इसकी मदद से आपके सिस्टम पे जितने भी नेम स्पेसेस है वो लिस्ट हो जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि लिस्टिंग फॉर द ऑल नेम स्पेसेस। अब चलिए देखते हैं, सपोज करते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में जितने भी रिसोर्सेज, ऑब्जेक्ट जैसे पॉट्स, रेप्लिका सेट्स बनाई वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर जा रही थी। पर अगर आप सपोज करें कि आप मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर मेरे को एक स्पेसिफिक नेम स्पेस के अंदर कोई पॉड या डिप्लॉयमेंट को अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, जो भी आप पॉड क्रिएट कर रहे हैं या डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके आगे आपको नेम स्पेस को मेंशन करना होगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे अभी इंपरेटिव वे की कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इंपरेटिव वे बता रहा हूँ। तो इंपरेटिव वे में अगर हमें किसी भी पॉड को रन करना होता है तो हम उसके लिए लिखते हैं kubectl रन, देन हम उस पॉड का नाम, उस पॉड में कौन सी इमेज यूज़ करनी है। बेसिकली अगर हम सिर्फ इतने को टाइप करें तो जो हमारा पॉड है nginx का वो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में प्रोविजन होगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक डेव इन्वायरमेंट में मैं इसको पुट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा -n डेव इन्वायरमेंट। अगर बहुत से लोग हो सकते हैं कि वो -n से कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए वो हाइफन नेम स्पेस डेव इन्वायरमेंट इसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्हें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो कि -n का मतलब क्या है। बट बहुत से लोग -n को एक स्मॉलर फॉर्म मानते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप अपने पॉड को डेव इन्वायरमेंट के अंदर प्रोविजन कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होता है वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, पर मैं चाहता हूँ कि इस डेव इन्वायरमेंट को मैं अपने डिफ़ॉल्ट बनाना चाहता हूँ। मीन्स मैं जब भी सिर्फ ये लिखूँ kubectl रन nginx हाइफन इमेज nginx, तो वो मेरा डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट में ही क्रिएट होना चाहिए, ना कि डिफ़ॉल्ट में। तो इसके लिए आपको जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा उसे सेट करना पड़ेगा इस डेव इन्वायरमेंट नेम स्पेस के हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं kubectl config सेट कॉन्टेक्स्ट हाइफन करंट नेम स्पेस इक्वल टू डेव इन्वायरमेंट। इसकी मदद से अब आपका जो करंट नेम स्पेस होगा वो डेव इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ kubectl गेट पॉट करेंगे तो वो सिर्फ डेव इन्वायरमेंट में जितने पॉट्स चल रहे हैं उनका आपको आउटपुट देगा। अगर आप कोई प्रोविजन करेंगे विदाउट स्पेसिफाइंग नेम स्पेस तो वो आपका डायरेक्ट डेव इन्वायरमेंट में ही अप्लाई होगा, ना कि डिफ़ॉल्ट में। तो इससे बेसिकली हम उसका जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी नेम स्पेस को डिलीट करना हो तो उसकी डायरेक्ट कमांड होती है kubectl डिलीट नेम स्पेस एंड देन उसका नाम।
पर एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी नेम स्पेस को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर की जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। मीन्स उसके अंदर कोई भी रिसोर्स कोटा या पॉट्स या रेप्लिका सेट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाते हैं अगर आपने उसमें कोई आरबैक नहीं लगा रखा है। अगर आपने कोई पॉलिसी लगा रखी है कि बिना ऑथेंटिकेशन के आप उनको डिलीट नहीं कर सकते तो वो एरर थ्रो करेगा, बट आपका नेम स्पेस भी डिलीट नहीं होगा। बट अगर आपने कोई भी पॉलिसी नहीं लगा रखी है तो वो आपका नेम स्पेस डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा और आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब चलिए समझते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मल्टी टेनेंसी। मीन्स कि अगर मैं इन सभी मल्टी नेम स्पेसेस को क्रिएट कर रहा हूँ, उनके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, तो मैं उनको कैसे मैनेज करूँगा, उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुझे लेके चलनी चाहिए। तो इसको चलिए देखते हैं। तो व्हेन मल्टीपल टीम्स और प्रोजेक्ट्स शेयर कुबरनेटिस क्लस्टर, फॉलोइंग मल्टी टेनेंसी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंश्योर एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज फेयरनेस। तो अगर सपोज करिए मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हूँ जिसमें मेरे पास 10 लोग की टीम है। अब 10 लोग की टीम में जो 10 लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। सपोज करिए मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, मेरा दोस्त बैक एंड बना रहा है, जो थर्ड पर्सन है वो उसका ऐप वर्जन बना रहा है, जो फोर्थ पर्सन है वो उसका मोबाइल वर्जन बना रहा है। तो इसी तरीके से सब लोग अपने एनवायरनमेंट में अपनी अपनी चीज़ों को प्रोविजन कर रहे हैं। तो अब इन लोग को क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए क्यूबरनेटिस क्लस्टर में, तो मैं इन 10 लोगों को एक 10 नेम स्पेस बना के दूंगा। पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तो एक ही है, वो तो कोई डिफरेंट है नहीं, वो तो हम उनको 10 डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में बांट के चल रहे हैं। तो उनको हम कैसे सेपरेट रखें डिफरेंट इन्वायरमेंट में विदाउट टेलिंग एनीवन, मींस किसी दूसरे को ना पता चल पाए कि इस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। और एट लास्ट अगर मुझे उन सभी को इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला कि हमेशा जो भी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, सपोज करिए मैं डेवलपमेंट एक पर्सन कर रहा है तो उसकी अलग नेम स्पेस बननी चाहिए, कोई टेस्टिंग कर रहा है तो उन्हें स्टेजिंग नाम की नेम स्पेस देनी चाहिए, कोई लाइव प्रोडक्शन में हमारा ऐप चला गया तो उसको प्रॉड देना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड्स नेम है जिनको आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप एक सिंगल कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जाएं तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सेटअप हो रखा है तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नेम स्पेस किस लिए। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि डेव का मतलब होता है कि ये डेवलपमेंट नेम स्पेस है, स्टेजिंग का मतलब होता है कि यहाँ टेस्टिंग हो रही है, प्रॉड का मतलब होता है यहाँ लाइव प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को लेके चलें ताकि आपको भी आगे कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है वो है अप्लाइंग रिसोर्सेज कोटास। मीन्स कि आपको हर नेम स्पेस में बताना चाहिए कि आपको उसमें कितने रिसोर्सेज देने हैं। अब सपोज कीजिए मैंने डेवलपमेंट के लिए 2 EC2s बनाने के लिए सोचा, ठीक है, तो मैं उसको कितना रिसोर्स दूं, कितना वो यूज़ कर सकता है, कितनी मेमोरीज यूज़ कर सकता है, कितना GPU वो मेरे रिसोर्स से ले सकता है, ये हमें उसे पहले से डिफाइन करना चाहिए। वरना प्रोडक्शन में अगर जब हम उसे डिप्लॉय करेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खाएगा तो हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो पहले से ही एस्टिमेट लेके चलना कि कितना रिसोर्स चाहिए और कितना पर इंस्टांस या पर नेम स्पेस के जितने ऑब्जेक्ट्स या रिसोर्सेस हैं वो लेंगे। तो हमें इसको एक पहले से ही प्री प्लान करके ब्लूप्रिंट बेसिकली बना के चलना रहता है, जिस वजह से हम उसे एक लिमिटेड स्टोरेज ही देते हैं जिसके अंदर उसे प्रोविजन करना जाए। तो ये उसकी एक सैम्पल रिसोर्स कोटा फाइल है, चिंता मत करिए, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर अभी मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इस मल्टी इन्वायरमेंट में कैसे सेटअप कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आरबैक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब समझिए, सपोज करिए आपके एक नेम स्पेस के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहती हैं, ठीक है। आपके दूसरे नेम स्पेस में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको डेटाबेस का एक्सेस नहीं चाहिए पर उनको आपके फ्रंट एंड का एक्सेस चाहिए। इसी तरीके से थर्ड में आपके जो रिसोर्सेस हैं उनको दोनों का एक्सेस चाहिए। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन सभी को सबका एक्सेस दे दूँ क्योंकि ये एक सिक्योरिटी ब्लीच हो सकता है। तो इसके लिए मैं हर नेम स्पेस के लिए एक आरबैक बनाऊंगा। मीन्स सपोज करें अगर मैं इस सैम्पल आरबैक फाइल को देखूं तो इसमें मैंने कुछ रूल सेट कर रखे हैं। वो क्या है, इसके अंदर जो पॉट्स और सर्विसेज नाम की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप गेट, लिस्ट या क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप उन ऑब्जेक्ट्स को और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत तरीके के रूल्स होते हैं क्योंकि हम आगे देखेंगे, तो आप उनको सेट कर सकते हैं और बेसिकली अपने नेम स्पेस को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंट नेटवर्क पॉलिसीज।
नेटवर्क पॉलिसीज बेसिकली एक ऐसा मीडियम या एक तरीके से ऐसा वे होता है जिसकी मदद से आप दो नेम स्पेसेस या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस कर सकता है और कौन सा किसको नहीं। बेसिकली आप रूल सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो नेम स्पेसेस, ठीक है, तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली थ्रू समझाता हूँ। तो सपोज करें मेरे पास एक यहाँ दो नेम स्पेसेस हैं, ठीक है, ये मेरी दो नेम स्पेस है। अब उसके अंदर मेरा एक पॉड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉड ले लेता हूँ जो कि एक एंजेनिक्स है, और एक दूसरा पॉड है सिमिलर जो कि रेडिस का है, ठीक है। तो मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ एंजेनिक्स एंड रेडिस, ठीक है। अब इसी दूसरे नेम स्पेस में एक पॉड है, सिमिलर पॉड्स हैं, मीन्स कि दोनों में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इन्हीं सिमिलर पॉड्स हैं, तो मैं इसको यहाँ भी पुट कर देता हूँ। अब आप सपोज कीजिए मेरा जो एंजेनिक्स पॉड है जो कि एक नेम स्पेस में है, वो दूसरे नेम स्पेस के रेडिस पॉड को एक्सेस करना चाहता है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए नेटवर्क पॉलिसीज़ को सेट करना चाहिए। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेडिस पॉड है जो कि इस नेम स्पेस में, वो इस रेडिस पॉड को एक्सेस ना कर पाए। इसका मतलब कि मुझे इसको डिसअलाउ और इसको अलाउ करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप नेटवर्क पॉलिसीज़ की मदद से कर सकते हैं। नेटवर्क पॉलिसीज़ में बेसिकली जो पॉलिसी टाइप्स होती हैं उसमें आपको दो तरीके की मिलती है। एक होती है इंग्रेस मीन्स इनकमिंग, एंड एक होती है इंग्रेस ई वाला जिसमें आपकी आउट गोइंग होती है। तो अगर आप इंग्रेस कर रहे हैं मीन्स इनकमिंग कौन सी होनी चाहिए, तो उसमें मैच लेबल्स प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब कि जो कि डिनाई अदर नेम स्पेसेस है, एक हमने बनाया कि जितना भी प्रोडक्शन नेम स्पेस है उसके अंदर सिवाय प्रोडक्शन नेम स्पेस के ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और भी ऑब्जेक्ट उसको अलाउ नहीं कर सकता है। तो ये हम बेसिकली उसकी नेटवर्क पॉलिसी बना रहे हैं कि आप उसके अंदर कैसे जा सकते हैं और कैसे नहीं। इसकी मदद से हमारा जो प्रोडक्शन है जिसके अंदर बहुत सी हमारी इन्वायरमेंट फाइल्स, कॉन्फिडेंशियल डेटा या बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी और नेम स्पेस को पता चले, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने से ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसको हमारा प्रोडक्शन नेम स्पेस के ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं। तो ये हमारे एक लास्ट मेथड था जिसकी मदद से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मल्टी टेनेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सब का एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो चलिए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे सारे नोट्स वर्किंग है कि नहीं। उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ kubectl गेट नोट्स। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे नोट्स वर्किंग है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर चेक करना है कि मेरे इस सिस्टम में कितने नेम स्पेसेस हैं, उसके लिए मैं लिखूँगा kubectl गेट नेम स्पेसेस। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में अभी करंट में वो 4 नेम स्पेसेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने भी पढ़ा भी। बाकी आप इस कमांड को इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं kubectl गेट ns करके, तो आपको इसमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ vi नेम स्पेस .yaml। ओके, उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे सबसे पहले अपने 3 ऑब्जेक्ट्स विच आर API वर्जन, ठीक है, API वर्जन, काइंड एंड मेटाडेटा। उसके बाद हम उन फील्ड्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा API वर्जन में v1 होगा एक स्पेस के बाद। उसके बाद हमारा काइंड नेम स्पेस होगा विथ n कैपिटल, एंड मेटाडेटा के अंदर हमारा नेम आएगा। तो मैं इस नेम स्पेसेस को नाम देता हूँ डेमो, ठीक है। उसके बाद escape::wq करके हम इसे सेव कर देंगे और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे kubectl apply -f namespace.yaml, ठीक है। अब एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया है। तो मैं अगर चेक करूँ kubectl गेट ns करके, तो आप देख सकते हैं अभी 6 सेकंड पहले हमारा ये वाला नेम स्पेस क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा बेसिकली कि कैसे हम एक नेम स्पेस को डिक्लेरेटिव वे से करें। तो अब चलिए देखते हैं इसको इंपरेटिव वे से कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं इस नेम स्पेस को डिलीट कर देता हूं। तो उसकी कमांड है kubectl डिलीट नेम स्पेस, जो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ns, और उसका नाम डेमो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये नेम स्पेस है डिलीट हो गया है। तो अब चलिए इसको समझते हैं कि इसको इंपरेटिव वे से कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा kubectl क्रिएट ns डेमो, मीन्स kubectl क्रिएट, या आप इसको नेम स्पेस लिख दीजिए अगर आपको ये शॉर्ट में सही नहीं लग रहा है तो क्रिएट नेम स्पेस डेमो। इसके बाद एंटर करिए। तो आप देख सकते हैं इससे भी सिमिलर हमारा जितने भी नेम स्पेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब चलिए चेक करते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं kubectl गेट ऑल -n डिफ़ॉल्ट। अगर आप -n डिफ़ॉल्ट नहीं भी लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपका डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में ही क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं,
पर अगर मुझे देखना है कि मेरे क्यूब सिस्टम में कितने नेम स्पेसेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा हाइफन हाइफन नेम स्पेस क्यूब सिस्टम। तो आप देख सकते हैं क्यूब सिस्टम के अंदर हमारे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं। मींस एक पॉड है कोड डीएनएस का, ETCD हमारी, जैसे कि हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, हमारा स्टोरेज होता है बेसिकली डेटाबेस क्यूबरनेटिस का। काइंडनेट है जो कि CNI प्लगइन होता है। क्यूब API सर्वर है विच इज़ द हार्ट ऑफ आवर क्यूबरनेटिस क्लस्टर। हमारा कंट्रोलर मैनेजर क्यूब प्रॉक्सी। तो मैंने आपको जैसे कि थ्योरी में बताया था कि जितने क्यूबरनेटिस कंट्रोल प्लेन के या वर्कर नोड्स के कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे क्यूब सिस्टम में रहते हैं। बाकी आप इस कमांड को अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो इसको हाइफन हाइफन एन करके भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं आप ये वो भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये था बेसिकली समझना कि नेम स्पेस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे हम सभी नेम स्पेस को देख सकते हैं, कैसे हम किसी एक स्पेसिफिक नेम स्पेस के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि दो नेम स्पेसेस के अंदर, सिमिलर नेम स्पेस के अंदर तो हम दो पॉड्स को आसानी से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, बट डिफरेंट नेम स्पेस में कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे कि अभी देखा कि हमने एक नेम स्पेस बना रखा है विच इज़ डेमो, ठीक है, और एक हमारा डिफ़ॉल्ट पैलेस है। तो सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं डेमो में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, जिसका नाम होगा nginx डिप्लॉय, ओके। और हम उसमें इमेज यूज़ करेंगे nginx की, हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, एंड उसको हम डेमो के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली हम एक डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं जिसका नाम होगा nginx डिप्लॉय, उसके अंदर इमेज यूज होगी और हम उसे डेमो नेम स्पेस के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अब इसे एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट डिप्लॉयमेंट करूँगा तो आपको हमारे नेम स्पेस में कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं शो होगा, मीन्स यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं। पर वहीं अगर मेरे को इस डिप्लॉयमेंट को देखना है तो मुझे हाइफन एंड डेमो भी लगाना होगा, तब आप देख सकते हैं हमारा जो nginx डिप्लॉय है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब चलिए काम करते हैं कि अपने जो नॉर्मल हमारा नेम स्पेस है डिफ़ॉल्ट, उसमें भी एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ kubectl क्रिएट डिप्लॉय nginx टेस्ट, इसका मैं नाम nginx टेस्ट दे रहा हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे nginx के ही इमेज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। तो अब अगर यहाँ पे आप kubectl गेट डिप्लॉय करके देखेंगे तो आपको अपना nginx टेस्ट नाम का डिप्लॉयमेंट शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे nginx टेस्ट नाम का डिप्लॉयमेंट शो हो रहा है। तो हमने बेसिकली अभी तक दो काम किए हैं, एक हमारे डेमो के अंदर एक nginx डिप्लॉय नाम का डिप्लॉयमेंट बनाया है, और दूसरा हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर nginx टेस्ट नाम का एक डिप्लॉयमेंट बना दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले IPs पता कर लेते हैं अपने पॉट्स की। तो उसके लिए हम लिखेंगे kubectl गेट पॉट्स हाइफन n, क्योंकि हम डेमो की देख रहे हैं, एंड हाइफन o वाइड, ठीक है। तो ये हम बेसिकली उस पॉड की IPs देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से हम इसको अपने डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी नेम स्पेस मेंशन नहीं करेंगे, तो आप इन दो को इग्नोर कर दीजिए। ये हमारा जो है ये यहाँ हमारा अपना रनिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, nginx डिप्लॉय के अंदर सबसे पहले एग्जैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हम nginx टेस्ट का जो पॉड है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं विद द हेल्प ऑफ IP, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम पहले nginx डिप्लॉय के अंदर जाने वाले हैं, तो मैं nginx टेस्ट की जो IP है उसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं सबसे पहले जो हमारा nginx डिप्लॉय है उसके अंदर जाता हूँ। तो उसके लिए कमांड है kubectl exec -it, मीन्स इंटरैक्टिव टर्मिनल। nginx डिप्लॉय का जो हमारा कंटेनर था मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ओके, मैं एक बार फिर से गेट पॉड करके उसको कॉपी करता हूँ, गेट पॉड हाइफन एन डेमो, ठीक है। और मैं यहीं पे गेट पॉड हाइफन एन हाइफन ओ वाइड इसका भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ kubectl exec -it, ये हमारे पॉड का नाम। इसको हम हाइफन एन डेमो करेंगे। हाइफन एन डेमो मीन्स हम डेमो के अंदर जाना चाहते हैं, किस में, बैश शेल में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, sh, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेमो के अंदर नेम स्पेस के अंदर जो पॉड है हम उसके अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर nginx इमेज चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली इसके अंदर जाने के बाद अपना जो नॉर्मल nginx टेस्ट वाला है उसकी IP पे हम लोग कर्ल करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल क्रिएट कर लेता हूँ और सबसे पहले उस जो हमारा nginx टेस्ट है उसकी IP ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा kubectl गेट पॉड
-o वाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एनजेनिक्स टेस्ट है उसकी आईपी ये है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और हम अपने सेम उसी टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं कर्ल, और ये हमारे एनजेनिक्स टेस्ट की आईपी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक नेम स्पेस के अंदर जो कि डेमो नेम स्पेस है और उससे दूसरे नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट के पॉट्स को एक्सेस करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ आईपी। तो हम ये कर पा रहे हैं, मीन्स आपको यहाँ पे HTML पेज ऑफ एनजेनिक्स दिख रहा है। चलिए सिमिलर अप्रोच से एक बार एनजेनिक्स डिप्लॉय के एनजेनिक्स टेस्ट के किसी पॉड के अंदर जाने के बाद हम एनजेनिक्स डिप्लॉय के पॉड्स को एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको पहले क्लोज कर देता हूँ Ctrl+D करके, और अब यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड -n डेमो, मीन्स डेमो के अंदर जो पॉड चल रहा है उसको -o वाइड करके दिखाओ, मीन्स मुझे उसकी आईपी चाहिए। तो ये उसकी आईपी, ठीक है। मैंने उसको कॉपी कर लिया और मैं अब अपने दूसरे टर्मिनल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने kubectl exec -it, मीन्स अब मैं अपने एनजेनिक्स टेस्ट वाले पॉड के अंदर जाने वाला हूँ एग्जेक करके। तो ये मैं यहाँ से गया -, शेल पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे उसकी आईपी फिर से कॉपी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा कमांड कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ls करके आप देख सकते हैं कि हमारा सब फाइन है। अब अगर हम यहाँ कर्ल करके अपने एनजेनिक्स टेस्ट के अंदर एनजेनिक्स डिप्लॉय नाम की जो पॉड है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं हम इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। मीन्स अगर हम क्लस्टर के अंदर हैं और हमारे पास आईपीज़ हैं तो हम एक दूसरे पॉड्स में भी जो डिफरेंट नेम स्पेस में भी है उनके अंदर कर सकते हैं। पर एक बात आप भी जानते होंगे कि अगर आप आईपीज़ से किसी पॉड को या उससे एक्सेस कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। मीन्स पॉड्स जो होते हैं वो बहुत ही टेम्परेरी नेचर के होते हैं, मीन्स वो कभी भी क्रैश हो सकते हैं या कभी भी रीस्टार्ट हो सकते हैं। तो उनकी जो आईपीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए आईपीज़ से उनको एक्सेस करना एक सही अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम फाइंड करेंगे। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिसको हमने पहले में पढ़ा था, जिसको हम सर्विस डिस्कवरी में यूज़ करते हैं, उसकी मदद से चेक करते हैं कि क्या हम इस सर्विस को फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है तो मैं जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को फाइंड करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम इन सभी सर्विसेज, इन सभी नेम स्पेस को कैसे K9S जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल है CNCF की तरफ से, उनसे इन सबको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ग्रेट एंड हैव अ नाइस डे।